नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक हमला बोला था जमुई की सभा में राहुल गांधी के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, उसके बाद कांग्रेस और ओवैसी के कैंप में खलबली मच गई है। ओवैसी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुझसे डरते हैं, इसीलिए रोज सोते जागते वो हमेशा मेरा नाम जपते रहते हैं। सपनों में भी मैं दिखाई देता हूं। जहां तक उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, तो मैंने पाकिस्तान में जाकर भारत की जमहूरियत यानी कि लोकतंत्र की तारीफ की थी, इसलिए मैं पाकिस्तान गया था। साथ में ओवैसी ये भी कह जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो द्विराष्ट्र समझौता था उसको उसके पुरखों ने विरोध किया था, जो कि एक सरासर झूठ है। असदुद्दीन ओवैसी जिस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उन लोगों ने हैदराबाद स्टेट के लिए, निज़ाम के लिए विद्रोह करने की कोशिश की थी। रजाकार की एक सेना हुआ करती थी और उस सेना में असदुद्दीन ओवैसी का दादा भी हुआ करता था। ये बात शायद ओवैसी भूल गया है। साथ में ओवैसी कई सारी बातें करते हुए नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो फिर आपको ओवैसी और पाकिस्तान क्यों याद आते हैं? इसका मतलब ये है कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि ओवैसी को इस बात से भी चिढ़ लग रही है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब भारत ने 370 और 35 से हटाए थे तो दो लोगों को सबसे ज़्यादा पेट में दर्द हुआ था, और ये दो लोग थे राहुल गांधी और ओवैसी। पाकिस्तान की तारीफ करने में ये लोग कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ओवैसी हमेशा इस तरीके की बातें करता है, कश्मीर को लेकर उसके जो बयानात हैं या जो दूसरे मामले होते हैं उसमें भी ओवैसी इसी तरीके की बातें करता हुआ नजर आता है। लेकिन वो बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को बचाने के लिए ये कह देता है कि मैं पाकिस्तान इसलिए गया था कि वहाँ जाकर मैंने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की थी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करने के बाद उसने पाकिस्तान की बुराई तो नहीं की थी। इस बात को ओवैसी भी स्वीकार करता है। और जैसा कि राहुल गांधी के बारे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और ये कहा कि जो लोग पीएफआई को संरक्षण देते हैं, पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के परिवारों के साथ में सहानुभूति जताते हैं, आप उन लोगों से देशभक्ति की और देश के प्रति जो एक स्वाभिमान की भावना होती है या फिर जो एक निष्ठा की भावना होती है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का हवाला दिया था, जो कि वायनाड में कप्पन सिद्दीकी नाम के उस अपराधी के परिवार से मिला था, जिस अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्योंकि हाथरस के मामले के बाद में पीएफआई की एक साजिश थी कि हाथरस और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो आसपास के इलाके हैं उनमें एक दंगा भड़का दिया जाए, जातीय दंगा, और इसकी साजिश पीएफआई रच रही थी। पीएफआई के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से कप्पन सिद्दीकी नाम का ये तथाकथित पत्रकार भी था, जो कि केरल से आया था। निश्चित तौर पर ये सारे जो खुलासे थे उस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि वो मानवता या मानवाधिकारों के बहाने अपराधियों के परिवारों से मिलते रहे हैं, अपराधियों के परिवारों से सहानुभूति रखते रहे हैं, और इसके माध्यम से वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों के साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, गुंडों के लिए एक ही स्थान बचा है, गुंडे और अपराधियों के लिए, और वो है जहां पर राम नाम सत्य है का ही नारा लगता है और कोई नारा नहीं लगता है। ये योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर करीब 11 लोगों को महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध करने के लिए फांसी दी गई, 20 को उम्र कैद दी गई, ये बताता है कि हम कितने ज़्यादा सजग हैं, कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्षमता के साथ महिलाओं और बच्चों के ऊपर होने वाले अपराध का जवाब देते हैं। वही योगी आदित्यनाथ के इन सारे जवाबों के ऊपर ओवैसी ने जिस तरीके से सवाल उठाने की कोशिश की और उसने बार बार हाथरस की उस कहानी को सामने लाने की कोशिश की है, जिस कहानी को पहले ही पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं नकार चुकी हैं। ओवैसी ये कहता हुआ नजर आता है कि हाथरस में योगी क्यों नहीं गए, और वहां जिस तरीके से एक बच्ची का बलात्कार हुआ, जबकि जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो पुलिस की एफआईआर थी, उसमें कहीं भी बलात्कार नहीं था। यानी कि ओवैसी भी उसी साजिश को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, उसी अफवाह को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है जिसको कांग्रेस पहले से बढ़ा रही थी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी और राहुल गांधी को एक ही पलड़े में रखा था, जिससे ओवैसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ मची। ओवैसी ने तो यहाँ तक दावा किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में
सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, उसके वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और उसको रोकने के लिए जनता को हम लोगों को वोट देना चाहिए, यानी कि ओबीसी का जो गठबंधन है उसको वोट देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि ओबीसी एक तरफ से ये भी मान रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। इसको लेकर भी ओबीसी पहले बयान दे चुका है, वो कह चुका है कि आरजेडी और कांग्रेस की बस की बात नहीं है कि वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हरा पाए। यानी कि बिहार के चुनाव होने से पहले ही ओबीसी ने जिस तरीके से हार की घोषणा कर दी है महागठबंधन के लिए, उससे तो राहुल गांधी के कैंप में खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके की अब तक रणनीति अपना रहा है, कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, उसके बाद बिहार में इनकी भी हालत जो है पतली होने वाली है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है बिहार चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके पीछे कारण ये भी है कि अब वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के उम्मीदवार हैं वो योगी आदित्यनाथ की सभा अपने इलाके में कराना चाहते हैं, बल्कि जेडीयू के भी तमाम उम्मीदवार इस फिराक में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की सभा उनके इलाके में हो जाए और उनकी भी जीत पक्की हो जाए। निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है, उनकी जो एक निष्ठा भावना है काम करने के प्रति, उसी का नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ को बिहार जैसे प्रदेश में, जो कि दूसरा राज्य पड़ता है जबकि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ भी स्टार प्रचारक के तौर पर गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां अपने लिए बुला लेना चाहती हैं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलने की या उनके खिलाफत करने की कोशिश करता हुआ ओबीसी दिखाई दे रहा है। ओबीसी ये कह रहा है कि योगी मेरे से डरे हुए हैं, उन्हें मेरे सपने आते हैं और इसीलिए वो मेरी बात करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं। यानी ओबीसी को पाकिस्तान का नाम लेने से भी दिक्कत है। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि योगी ने बुलंदशहर की एक सभा में अभी ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कैराना और कांदला जैसी घटनाएं हो रही थी और तमाम जो सचिन और गौरव जैसे बच्चों की हत्याएं कर दी जाती थी, अब वो स्थिति बदल गई है। अब यहाँ पर कोई भी अपराधी किसी भी तरीके का अपराध करके दंगा नहीं फैला सकता है। अपराधियों के लिए यहाँ या तो जेल में जगह है या फिर उस जगह पर है जहाँ पर केवल राम नाम सत्य का नारा लगता है। जिस तरीके से यहाँ दंगाइयों को, गुंडों को, बदमाशों को और बदमाशों की संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर जो आतताई थे, जो दंगाई थे, जो माफिया थे, वो अब अपने रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये इशारा उन्होंने मुख्तार अंसारी की तरफ किया, जो मुख्तार अंसारी सपा बसपा के राज में उत्तर प्रदेश के एक आधे इलाके को थर्रा के रखता था। जिस तरीके से वह फिरौती, अपहरण से लेकर तमाम हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों को संरक्षण दिया करता था, वही मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में अपनी जान की सलामती के लिए बीमारी का बहाना करता हुआ नजर आ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस का कहर है, जिसकी वजह से एक अपराधी भी अब डरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने ओबीसी को आगे कर दिया है। उन्हें लगता है कि ओबीसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोलेगा तो शायद उन्हें इसका फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ की और उपस्थिति में आज जिस तरीके से सपा के एक बड़े नेता किरणपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी सपा को झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों में जिस तरीके से अब प्रचार और जैसा कि सरकार ने काम किए हैं, उसके बल पर यह समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सीटों को जीत लेगी और इसकी वजह से सपा में खलबली है। सपा की तरफ से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पहले से पस्त है, लेकिन कांग्रेस बीच बीच में जिस तरीके की कोशिशें करती थी, हाथरस को भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, लेकिन वहां जिस तरीके से कांग्रेस एक्सपोज हुई, उसके बाद अब कांग्रेस इन उपचुनावों में जो उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा जोर लगाती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि लोग उनसे वही सवाल पूछेंगे कि हाथरस में तुम लोगों ने गिद्ध राजनीति क्यों की। और फिर पीएफआई का एक अपराधी जब उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश करने के लिए आ रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर आपका पूर्व अध्यक्ष उससे मिलने क्यों गया, उसके परिवार को हर तरीके की मदद की घोषणा उसने क्यों कर दी? ये बड़ा सवाल है जो कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे सकती है। कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, यहाँ के लोग
सीधे सवाल पूछने से कभी नहीं डरते हैं। आम जनता भी अपने नेताओं को कई बार सवाल पूछकर दौड़ा देती है और उनको भगा देती है। ऐसा कई नेताओं के साथ हो चुका है और यही डर है कि अब कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें न तो राहुल गांधी को उतारने के मूड में है न प्रियंका वाड्रा को, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जनता ने उन्हें एक दो जगह दौड़ा दिया तो निश्चित तौर पर वो जो वीडियो होंगे वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएंगे। पिछले दिनों में जिस तरीके की भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है, कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को लोगों ने गिद्ध के रूप में देखा है, जैसा हाथरस के मामले में हुआ था। और जब उन सभी मामलों में जो लिप्त रहने वाली एक संगठन है पीएफआई, उस पीएफआई के साथ जो नज़दीकियां दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है उसको भी जनता बड़े गौर से देख रही है और इसका जवाब जनता अच्छी तरीके से देगी। कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि जनता किसी भी ऐसे अपराध को माफ़ नहीं करती है। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के समय किया था कि राफेल को लेकर तमाम झूठ फैलाए थे और जनता ने उसका करारा जवाब राहुल गांधी और उसकी पार्टी को दिया था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि राहुल गांधी उस पुश्तैनी सीट से चुनाव हार गया था जिसको गांधी परिवार अपने घर की खेती समझा करते थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और पीएफआई या फिर ओवैसी जैसे लोगों को अब जनता ही जवाब देगी और उसका समय निकट आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।